पहला दावा तो ये है कि लगभग हर बीमारी की जड़ हमारे पेट में सालों से जमा कचरा है। और दूसरा दावा कि उसे साफ करने के तरीके कुछ हैरान करने वाले हैं और हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। बिल्कुल। इन तरीकों से न सिर्फ वजन घटाने बल्कि त्वचा साफ करने, ऊर्जा बढ़ाने और यहाँ तक कि मानसिक स्पष्टता पाने की बात भी की गई है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि स्रोत क्या कहता है, हम इन दावों की पड़ताल करेंगे, है ना, देखेंगे कि इनके पीछे का तर्क क्या है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोलकर समझते हैं। ठीक है। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि आखिर ये अंदरूनी कचरा है क्या और ये जमा क्यों होता है। यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत का जो तर्क है वो हमारे खाने को पचने में लगने वाले समय पर आधारित है। अच्छा। हाँ, जैसे फल जैसी हल्की चीजों को पचने और शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। सब्जियों को थोड़ा ज्यादा, करीब 6 घंटे। ठीक है, ये तो समझ आता है, फल हल्के होते हैं, सब्जियां थोड़ी भारी। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात कहाँ है? चौंकाने वाली बात है अनाज, हमारा रोज का खाना, गेहूं, चावल, दालें, बाजरा। हाँ। स्रोत के मुताबिक इन्हें पचने और शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने में 18 घंटे लगते हैं। क्या 18 घंटे? एक मिनट, अगर मैंने आज दोपहर 12 बजे दाल रोटी खाई है तो उसे पूरी तरह से सिस्टम से बाहर निकलने में कल सुबह के 6 बज जाएंगे? बिल्कुल। और अब समस्या सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग दिन में 3, कभी-कभी 4 बार अनाज खाते हैं। सुबह नाश्ते में पराठा, दोपहर में दाल चावल, रात में रोटी सब्जी। सही बात है। इसका मतलब साफ है कि पिछला खाना पचकर बाहर निकला भी नहीं होता कि हम ऊपर से और खाना डाल देते हैं। अच्छा, तो अगर हम इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर लगातार एक डाइजेस्टिव ट्रैफिक जैम में फंसा रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक ट्रैफिक जैम। और इसी ट्रैफिक जैम में जो बिना पचा हुआ खाना फंसा रह जाता है, स्रोत के अनुसार वो हमारी आंतों में सड़ने लगता है। सड़ने लगता है? हाँ, उसमें फंगस और बैक्टीरिया पनपते हैं और यहीं पर वो मशहूर कहावत को एक नया मोड़ देते हैं। कौन सी कहावत? आप वो नहीं है जो आप खाते हैं, बल्कि आप वो है जो आपने खाया था। एक मिनट, क्या स्रोत का मतलब ये है कि सचमुच 1 साल पहले खाए गए किसी बर्गर या बिस्किट का टुकड़ा आज भी मेरे अंदर है? या ये कहने का एक तरीका है कि हमारे खाने का असर बहुत लंबे समय तक रहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत का इशारा दोनों तरफ है। अच्छा। वो कहते हैं कि उस खाने के सड़े हुए अंश, जिसे म्यूकॉइड प्लाक भी कहते हैं, वो हमारी आंतों की दीवारों पर गोंद की तरह चिपक जाते हैं। तो हाँ, एक तरह से उस पुराने खाने का जहरीला असर और उसके अंश वो सालों तक अंदर रह सकते हैं। ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है। तो इस चिपके हुए कचरे से होता क्या है फिर? यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञान समझना होगा। हमारी आंतों की दीवारों पर लाखों उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। विली, ठीक है। हाँ, विली। तो ये विली एक तरह से हमारी आंतों के अंदर लगे छोटे छोटे तौलिए की तरह हैं, जो सारे अच्छे पोषक तत्वों को सोखने का काम करते हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल सही, तौलिए की तरह। और अब कल्पना कीजिए कि उस तौलिए पर अगर सालों साल का कीचड़ या ग्रीस जमता जाए तो क्या होगा? वो पानी की जगह कीचड़ ही सोखने लगेगा। एग्जैक्टली। स्रोत का यही तर्क है। जब विली इस सड़े हुए जहरीले कचरे से ढक जाती हैं तो वो पोषक तत्वों की जगह जहर सोखने लगती हैं और हमारा खून उस जहर को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। और स्रोत का दावा है कि यही हर बीमारी की जड़ है, डायबिटीज से लेकर पीसीओडी तक सब कुछ। ये दावा थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लगता? ये उनका केंद्रीय तर्क है। वो कहते हैं कि ये जहर शरीर में जहां भी जाकर जमा होता है वहां एक नई बीमारी का नाम ले लेता है। जैसे? अगर ये त्वचा की परतों में जमा हो तो उसे एक्ने, एक्जिमा या सोराइसिस कहते हैं। अगर किडनी में जमा होकर पत्थर बन जाए तो उसे किडनी स्टोन यानी पथरी कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर का क्या? उसका भी यही कारण है? उसके लिए भी उनका तर्क इसी से जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक बगीचे के पाइप से साफ पानी गुजार रहे हैं तो मोटर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसी पाइप से गाढ़ा कीचड़ निकालने की कोशिश करें तो मोटर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, समझ गया, बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि जब खून में ये जहर घुल जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है और हमारे दिल को उसे पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसी बढ़े हुए प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल,
इस सालों से जमे हुए कचरे को साफ कैसे करें? इसका समाधान क्या है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का जवाब किसी दवा या सर्जरी में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। अच्छा। हाँ, वो इसे हीलिंग पावर या शरीर की अपनी इलाज करने की शक्ति कहते हैं। ये हीलिंग पावर वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? क्या स्रोत इसका कोई ठोस उदाहरण देता है? हाँ, और उदाहरण बहुत सीधा है। टूटी हुई हड्डी का जुड़ना। टूटी हुई हड्डी? हाँ, जब हड्डी टूटती है तो डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर लगाकर उसे एक जगह पर स्थिर कर देता है ना? उस प्लास्टर में कोई दवा नहीं होती जो हड्डी को जोड़ती है। हड्डी को शरीर की अपनी हीलिंग पावर ही जोड़ती है। ये बात तो सही है। लेकिन हड्डी का जुड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या इसे सीधे सीधे आंतों में जमा कचरे की सफाई से जोड़ना सही है? यहाँ पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखता है। उनके अनुसार हमारा शरीर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल एक समय पर एक ही बड़े काम के लिए कर सकता है। मतलब? या तो पाचन मतलब डाइजेशन, या फिर मरम्मत और सफाई मतलब हीलिंग और क्लेंजिंग। अच्छा, तो शरीर एक मल्टीटास्कर नहीं है। मतलब एक बार में एक ही काम पर फोकस कर सकता है, या तो नया खाना पचाना या फिर घर की सफाई करना। बिल्कुल। और चूंकि हम दिन रात खाते रहते हैं, हमारा शरीर अपनी सारी ऊर्जा 24 घंटे पाचन के काम में ही लगाए रहता है, तो उसे सफाई का मौका ही नहीं मिलता ही नहीं। स्रोत कहता है कि अगर हमें अपनी हीलिंग पावर को जगाना है तो हमें पाचन के काम को कुछ देर के लिए रोकना होगा, उसे छुट्टी देनी होगी। और यहीं से वो 3 तरीके आते हैं जिनकी बात हो रही थी। तो पहला तरीका क्या है? पहला और उनके हिसाब से सबसे शक्तिशाली तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे भूखा रहना, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। सुबह की चाय कॉफी का क्या होगा? सोशल लाइफ का क्या होगा? यहाँ पर स्रोत इसे बहुत सरल बना देता है। नियम ये है कि आप अपने दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे की एक ईटिंग विंडो चुन लें। खाने का समय? हाँ, और बाकी 16 घंटे पेट को आराम दें। जैसे अगर आपका दोपहर 12 बजे अपना पहला भोजन करते हैं तो आप रात 8 बजे तक खा सकते हैं, और फिर रात 8 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ भी ठोस नहीं खाना है। तो इसका मतलब ज्यादातर समय तो सोने में ही निकल जाएगा। सही। और रही बात सुबह की चाय कॉफी की, तो स्रोत साफ कहता है कि उपवास के दौरान नारियल पानी या सब्जियों का जूस बिना नमक के लिया जा सकता है। लेकिन दूध चाय कॉफी नहीं? नहीं, ऐसी कोई भी चीज जो पाचन क्रिया को शुरू कर दे वो नहीं लेनी है। ठीक है, पर इसके पीछे का गणित क्या है? ये 16 घंटे का आंकड़ा ही क्यों? 14 या 18 क्यों नहीं? इसका गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए आपने रात 8 बजे हल्का डिनर किया जिसमें सब्जियां थीं। उसे पचने में लगेंगे लगभग 6 घंटे, यानी रात 2 बजे तक पाचन का काम खत्म। अब जैसे ही पाचन का काम खत्म होता है, शरीर की हीलिंग पावर अपना सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर देती है। तो रात 2 बजे से अगली दोपहर 12 बजे तक। अरे वाह, शरीर को पूरे 10 घंटे मिल गए सफाई के लिए। बिल्कुल, ये है आपके गोल्डन हीलिंग घंटे। इन्हीं 10 घंटों में शरीर वो सब करता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्या क्या करता है? पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाना, किडनी से पथरी को घोलना, कोशिकाओं से अतिरिक्त चर्बी हटाना और धमनियों में जमा प्लेक को साफ करना। ये तो बहुत बड़े दावे हैं। हाँ, और स्रोत में एक डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र है जिसमें बताया गया कि कैसे इस तरीके से लोगों की टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हुई और लोगों ने 100 पाउंड तक वजन घटाया। कमाल है। ठीक है, तो 16 घंटे का उपवास पाचन तंत्र को नया कचरा बनाने से रोकता है, लेकिन जो कचरा पहले से जमा है सालों से, उसका क्या? उसके लिए वो एक और ज्यादा सीधा तरीका बताते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो क्या है? दूसरा तरीका है एनीमा। एनीमा? हाँ, इसकी तुलना स्रोत एक 30 साल पुराने घर के पानी के पाइप से करता है। जैसे उस पाइप के अंदर सालों की काई और कचरा जम जाता है, जिसे सिर्फ पानी के बहाव से नहीं निकाला जा सकता। नहीं निकाल सकते, उसे अंदर से साफ करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारी बड़ी आंत का हाल होता है। ईमानदारी से कहूं तो ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी डरावनी या कम से कम असुविधाजनक तो लगती है। क्या स्रोत इस बारे में बात करता है कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे किया जाए? हाँ, वो इसकी प्रक्रिया बताते हैं और इसे पूरी तरह सुरक्षित कहते हैं। एक एनीमा पॉट में 200-300 ml साफ पानी लेकर बाथरूम में घुटनों के बल बैठकर ट्यूब को रेक्टम में लगभग 2 इंच अंदर डालना होता है और फिर पानी को अंदर जाने देकर 10 मिनट तक रोकना होता है।
इस दौरान पेट पर मालिश करने से सालों से जमा और कठोर हो चुका मल वो नरम होकर अपनी जगह छोड़ देता है। रोज 10 मिनट। हाँ, ये भी एक कमिटमेंट है। शुरुआत के लिए। स्रोत का सुझाव है कि पहले 3 हफ्तों तक रोज एक बार करें, ताकि सालों की गंदगी की पहली परत निकल सके। अच्छा, उसके बाद हफ्ते में एक बार या जरूरत पड़ने पर। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हम अपने दांतों को रोज ब्रश करते हैं क्योंकि वो गंदे होते हैं, है ना? लेकिन शरीर के सबसे गंदे हिस्से यानी आंतों की सफाई के बारे में कभी सोचते ही नहीं। एनिमा उनके अनुसार आंतों का ब्रश है। आंतों का ब्रश। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सरल तरीके पर। तीसरा तरीका है गीली पट्टी या वेट पैक। गीली पट्टी। हाँ, इसमें एक सूती कपड़े की पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़कर पेट, गर्दन और माथे पर लपेटा जाता है और इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक लगाकर रखना होता है। 1 मिनट, सिर्फ ठंडे पानी की एक पट्टी पेट पर रखने से चर्बी कैसे कम हो सकती है या अंदर की सफाई कैसे हो सकती है? ये तो थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा। इसके पीछे का विज्ञान ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताता है कि हमारा शरीर हमेशा एक समान तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है। जब आप पेट, गर्दन और माथे पर ठंडी पट्टी रखते हैं तो वो हिस्से बाकी शरीर की तुलना में ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, तो शरीर में 2 अलग-अलग तापमान बन जाते हैं। सही, और इस तापमान के अंतर को बराबर करने के लिए शरीर उन ठंडी जगहों पर बहुत तेजी से गर्म खून भेजता है ताकि वो जगहें वापस गर्म हो सकें। हाँ, और इससे खून का बहाव उस हिस्से में अचानक कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये गीली पट्टी एक तरह से शरीर की ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। मतलब एक जगह पर ठंडक पैदा करके ये खून के बहाव को उस तरफ खींचती है और वो तेज बहाव अपने साथ वहां जमा कचरा भी बहा ले जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। जब खून का बहाव तेज होता है तो खून में और कोशिकाओं के आसपास जमे हुए जहरीले तत्व जो एक जगह पड़े हुए थे वे भी उस बहाव के साथ अपनी जगह से हिलने लगते हैं और शरीर के एलिमिनेटरी ऑर्गन्स की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। मतलब अगर किसी को सिर दर्द हो तो एस्प्रिन लेने के बजाय पेट पर गीली पट्टी लपेट के घूमना चाहिए। ये तो ऑफिस में देखने लायक नजारा होगा। स्रोत का तो यही कहना है। उनके अनुसार ये पेट की चर्बी कम करने, अपच, एसिडिटी और खासकर सिरदर्द जैसी समस्याओं में जादुई रूप से काम करता है। कमाल है। तो आज हमने शरीर की अंदरूनी सफाई को लेकर इस स्रोत के 3 मुख्य तरीकों को समझा। पहला, 16 घंटे का उपवास ताकि पाचन को आराम मिले। दूसरा, एनिमा ताकि जमा हुआ पुराना कचरा बाहर निकले। और तीसरा, गीली पट्टी ताकि खून का बहाव तेज करके सफाई में मदद मिले। और ये तीनों परिधि हमें एक ही मूल सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। अपने शरीर को खाने और पचाने के लगातार काम से छुट्टी दो ताकि उसकी अपनी इलाज करने की शक्ति यानी हीलिंग पावर अपना काम कर सके। इस पूरी चर्चा में एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। उपवास या फास्टिंग की जो बात है वो कोई नई नहीं है ना? ये तो लगभग हर धर्म और पुरानी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा रही है। बिल्कुल, चाहे वो इस्लाम में रमजान के रोजे हों, हिंदुत्व में एकादशी का व्रत हो या जैन धर्म में पर्युषण पर्व, हर किसी ने किसी न किसी रूप में उपवास को अपनाया है। तो ये एक विचार छोड़ जाता है, हाँ, कि क्या हमारे पूर्वजों ने उपवास को सिर्फ शारीरिक सफाई के एक तरीके के रूप में अपनाया था, जिसे आज हम ऑटोफेजी जैसे फैंसी वैज्ञानिक नामों से जान रहे हैं, या इसका संबंध उस मानसिक और आध्यात्मिक स्पष्टता से भी है जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खो चुके हैं और दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं।